नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आई हूँ आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर। स्वागत करती हूँ आपका बी रियल बी सिंपल में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज मेरा बर्थडे है, और पता कैसे चला होगा क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो और शूट की हैं आज के दिन में, और ये है आज की लास्ट वीडियो। मैंने सोचा था कि 3 वीडियो शूट करूंगी। इससे पहले की 2 वीडियो शायद जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगी, इससे पहले की 2 वीडियो आपके पास जा भी चुकी होंगी। सुबह की वीडियो जिसमें मैंने मिठाई बनाई है, जैसे कि मैंने बताया था कि हस्बैंड रात में ही वापस आए थे और अच्छे से वो अपना नाश्ता वगैरह करके करीब 12-1 बजे के पास चले गए थे। उन्हें दोबारा से काम था और वो अभी आए थे 6-7 बजे के करीब। वो केक दे के गए हैं और फल लाए हैं और चॉकलेट्स लाए हैं मेरे लिए। तो अभी केक वगैरह मैंने कट कर लिया है, उसकी भी मैंने अभी वीडियो शूट कर ली है और शायद वो भी आप लोगों को मिल गई होगी अब तक, जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी। तो 7 अप्रैल जिस दिन मेरा बर्थडे है, यानी कि आज मैंने 3 वीडियो शूट की हैं और मैं कोशिश करूंगी 8, 9 और 10 अप्रैल तक इन वीडियो को आपके पास पहुंचा दूं। 1 या 2 दिन की शायद डिले हो सकती है, इसलिए मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ उस चीज़ के लिए। तो अभी बच्चों ने खाना खा लिया है, केक वगैरह हमने कट कर लिया और वो दोनों भाई बहन अभी केक में ही लगे हुए हैं। तो उनके आने में करीब अभी आधे पौने घंटे का टाइम है। उनको कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए दोबारा जाना पड़ गया। तो वो आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तब हम खाना खाएंगे। और बच्चों ने लगभग थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है। तो मैंने सोचा था कि मैं अब ये तीसरी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और तीसरी वीडियो शूट करने का मकसद क्या है मेरा? तो तीसरी वीडियो शूट करने का मेरा मकसद है, अभी बताती हूँ आपको। तीसरी वीडियो शूट करने का मकसद है कि सबसे पहले तो मैं आपको अपने गिफ्ट्स दिखाना चाहती हूँ कि मुझे मिला क्या है। तो एक तो ये कुर्ता जो मैंने पहना हुआ है, और मैंने पहले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि ये मुझे मिला है। हालांकि लाई मैं ही हूँ, कलर भी मेरा फेवरेट है, सब कुछ मैं अपने आप से देख के लाई हूँ। लेकिन हस्बैंड ने हर बार की तरह जैसे कि वो कैश दे देते हैं कि जो भी तुझे पसंद है वो ले आ। तो ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है हमारे इस बीच में कि बर्थडे है या एनिवर्सरी है गिफ्ट देना ही देना है। जो पसंद है वो ले आओ, ज़रूरत है तो ले आओ, नहीं ज़रूरत है तो रहने दो। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना गिफ्ट। जैसे कि ये कुर्ता मैंने बताया, एक ये कुर्ता, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये सी ग्रीन कलर में इसको बोलूँ या टर्कोइज ग्रीन, मालूम नहीं मुझे तो क्या बोलते हैं, शायद सी ग्रीन ही बोलते हैं। इस कलर की सूट, साड़ी, नेल पेंट भी ली मैंने। और दूसरा कुर्ता है, और दूसरा कुर्ता है ये मैंने दिखाया था आपको, ये मैं लाई थी, लोकल मार्केट से ही लाई थी मैं ये, और ये सिर्फ 300 रुपीज़ का है। और ये वाला कुर्ता 500 रुपीज़ का है। तो ये 2 कुर्ते मुझे गिफ्ट में मिले हस्बैंड की तरफ से। ये हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट है। अच्छा, मैंने अभी बताया था शायद इससे पहले वीडियो में ही बताया है मैंने आपको, जो इससे पहले वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, कि ये घड़ी मैंने अपने लिए लास्ट ईयर ली थी। ये घड़ी मैंने अपने लिए लास्ट ईयर ली थी। मुझे बहुत मतलब मन था इस घड़ी को लेने का। तो ये घड़ी मैंने अपने लिए लास्ट ईयर ली थी थोड़ी थोड़ी बचत करके। तो ये लास्ट ईयर का गिफ्ट है अपने बर्थडे का, जो मैंने खुद को दिया था। इस साल का जो गिफ्ट है बर्थडे का जो मैंने खुद को दिया है, वो है ये, मैं दिखाती हूँ आपको भी। वो है ये देखिए, आपको दिखे ये, और ये, और ये, और ये, और ये इतने सारे हैं मेरे गिफ्ट्स। ये हैं मेरी किताबें, और ये तो आपने देख भी ली थी मेरी पिछली वीडियोस में। तो ये सारी बुक्स मैंने खुद को गिफ्ट की हैं अपने बर्थडे के लिए। और ये सारी बुक्स एकदम से नहीं आई हैं। ये समझिए कि आज 7 अप्रैल है और पिछले 1 महीने से मैं ये बुक्स मंगा रही हूँ। मतलब पिछले 1 महीने से एडवांस में मैंने अपने आप को गिफ्ट देना शुरू कर दिया था। तो ये तो थी गिफ्ट की बात। और उससे अलग इस वीडियो को बनाने का एक और मेरा मकसद है। एक्चुअली आज मैं 40 साल की हो गई हूँ, 40 साल पूरे हो गए हैं मेरी लाइफ के। तो मैं इन 40 सालों में से कुछ यादगार साल हैं मेरे, मतलब सारे यादगार साल तो नहीं हैं, लेकिन कुछ इन 40 सालों में से कुछ यादगार साल हैं मेरे जो मुझे याद हैं, मेरी मेमोरी में हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसलिए प्लीज़ बोर मत होइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप किए बिना, ताकि आप लोग भी मेरे इन 40 सालों के सफ़र में मेरे साथ रह सको। तो सबसे पहली मेमोरी, हालांकि वो मेमोरी नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी आप लोगों को, वो मेरी मेमोरी नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा की सबसे पहली बेटी हूँ, सबसे बड़ी हूँ घर में।
और मम्मी ने बताया था कि मैं 14 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी और मैं मम्मी के शादी के 6 साल बाद पैदा हुई थी। तो सबकी लाडली बहुत हूँ मैं, उस टाइम भी थी, अभी भी बहुत हूँ। हालांकि सबसे बड़ी हूँ लेकिन सबकी लाडली हूँ। मेरे छोटे भाई बहन भी मुझे बहुत लाड करते हैं सभी। और सबसे पहली मेमोरी मेरी है कि हालांकि मुझे नहीं पता ये मेमोरी मेरे मेमोरी में रह मतलब ये मेमोरी मेरे दिमाग में रह कैसे गई। बहुत ही छोटीपन की ये मेमोरी है और ये सबसे पहली मेरी याद है, सबसे छोटेपन की ये याद है। और ये याद है जब बीना दीदी, मेरी बुआजी की बेटी, मेरी बड़ी बुआजी की बेटी, वो मुझे लेके गई थी गुप्ता मैम के स्कूल और उन्होंने मेरा नर्सरी में एडमिशन कराया था। अब मुझे नहीं पता, उस टाइम पे शायद मैं 4 या 5 साल की रही होंगी, क्योंकि उस टाइम ऐसा टाइम तो था नहीं आज की जैसे कि 2-2.5 साल के बच्चों को ही आप प्ले में भेजना शुरू कर दो, एडमिशन करा दो। उस टाइम पे 4 साल का बच्चा कम से कम पढ़ने जाता था और वहाँ पे छोड़ने गई थी दीदी मेरे को नर्सरी में और उसके बाद वो अपने स्कूल चली गई थी। मुझे नहीं पता ये याद मेरे दिमाग में कैसे है, लेकिन आज तक भी है, अभी भी याद है मुझे अच्छे से। और अभी भी मैं आंखें बंद करूं तो मुझे वो गली याद है, वो गली का सीन अच्छे से याद आ जाता है कि जब दीदी मुझे हाथ पकड़ के और गुप्ता मैम के स्कूल छोड़ के आई थी। और हालांकि थोड़ी बहुत रोई थी मैं, याद है मुझे, लेकिन फिर बैठ गई थी आराम से। क्यों? क्योंकि वहां पे वो जो जिस तरह से आजकल बच्चे जेम्स नहीं खाते, उस तरह से वहां पे मैम ने रखे हुए थे ट्रांसपेरेंट जार्स में जो रंग बिरंगी गोलियां होती हैं, तो उनके लालच में बैठ गई थी मैं और इस तरह से पढ़ना शुरू हो गया था मेरा। गुप्ता मैम के स्कूल में मैं शायद 2nd या 3rd क्लास तक शायद पढ़ी हूँ। और इस बीच का हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये नर्सरी वाला इंसिडेंट पता नहीं मुझे कैसे याद है। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था गीता मैम के स्कूल में, रुचि मॉडर्न पब्लिक स्कूल नाम था उस स्कूल का, अभी तो ये नाम नहीं है उसका। वहाँ पे मैं पढ़ी हूँ 5th क्लास तक और हमेशा टॉपर रही हूँ मैं वहाँ पे। और वहाँ के मेरे कुछ फ्रेंड्स के नाम भी मुझे अभी तक याद है। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे आशुतोष, आकाश, विक्रम और सन्नो थी एक लड़की, भूरा और सीमा, ये सब मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे। तो कुछ कुछ नाम याद है मुझे, ज़्यादा तो नहीं। और गीता मैम के स्कूल में ही थी मैं, शायद 4th या 5th क्लास में थी, मेरे अच्छे से तो याद नहीं। तो तब मेरा भाई हुआ था 1990 में। और फिर 6th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था शामली के ही हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में, वो लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों का स्कूल है इंटर तक, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। और तब बीना दीदी ने मेरा नाम चेंज कराया था, उन्होंने कहा था कि शालू नाम नहीं रखवाना है। एक्चुअली मेरा घर का नाम शालू है, सब शालू ही बोलते हैं मुझे। पूजा जो है ये मेरा डॉक्यूमेंटल नेम है और जैसे कि आप लोगों के साथ भी मैंने यही शेयर किया है, तो इसी नाम से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इसी नाम से मतलब मेरे सिग्नेचर्स भी होते हैं सब जगह। तो इसलिए मैं पूजा ही नाम, मतलब मैंने सोचा था कि यूट्यूब में मैं पूजा ही नाम शुरू करती हूँ। तो दीदी ने बोला था कि शालू से नाम चेंज कराना है, तो उन्होंने मेरा नाम पूजा चेंज कराया था। अच्छा, चले गए थे जी हम पढ़ने सरकारी स्कूल में। और हालांकि मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं था घर से, थोड़ी सी दूर भी, थोड़ा भी नहीं था, ज़्यादा भी नहीं था, मतलब थोड़ी दूर, ऐसी दूरी थी कि हम आसानी से पैदल जा सकते थे। और 6th और 7th ऐसी क्लासेस रही कि जिसका मुझे कुछ भी याद नहीं है। सबसे पीछे बैठती थी मैं, मतलब पहले बहुत होशियार हुआ करती थी, उसके बाद पता नहीं 6th 7th में मुझे क्या होगा कि सबसे पीछे में बैठने लगी और सबसे दब्बू सी रहने लगी, किसी से बात नहीं करनी, जितना पढ़ लिया, जितना समझ आ गया, मैम से भी कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं। तो उस टाइम पे मेरी सबसे पहली फ्रेंड बनी थी वहाँ पे शिवांगी, जो आज तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि उसके बाद भी मेरी एक फ्रेंड बनी, उसका जिक्र मैं आगे करूंगी। सबसे पहले मेरी फ्रेंड बनी थी शिवांगी। उसी ने आके मुझसे पूछा था कि अकेली क्यों बैठी हो, लंच कर लो चलो साथ में। और उसी के साथ मैंने सबसे पहले बोलना शुरू किया था। एक्चुअली वो भी थोड़े से रिजर्व नेचर की थी और मैं भी ऐसी थी, तो हम दोनों की पट गई अच्छे से और हम लास्ट तक बेस्ट फ्रेंड रहे। हालांकि अब मुझे पता नहीं है पिछले करीब 10 सालों से कि वो कहाँ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी उसको ढूंढने की, पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद में आई 8th में, और 8th में आने के बाद पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ कि मैं पीछे से थोड़ा आगे आने लगी, यानी कि पीछे बैठने वाली लड़की शायद 2nd या 3rd रो में बैठने लगी। मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा होशियार हो गई, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन अचानक ही मैथ्स में मेरा इतना इंटरेस्ट हुआ बहुत ज़्यादा और मैंने मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। उसके बाद आई जी मैं 9th में मैंने लिया अपना फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी।
फेवरेट तो ये मेरा खैर बाद में बना, उस टाइम तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ और भी, क्योंकि मुझे पढ़ना था साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ना था। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ने के लिए उस टाइम पे मुझे उस स्कूल से निकलना पड़ता और दूसरे स्कूल जाना पड़ता। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो पढ़ना है हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था ज्योग्राफी का, मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो ले लिया। तो अच्छा नहीं लगा, मतलब यही ऑप्शन था मेरे पास, मुझे थोड़ा सा लगा कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो इसको ले लेती हूँ। और तब मैंने ली ज्योग्राफी और मैंने फिर वो पढ़ी और आज तक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि आपने सोच समझ के नहीं की, अनजाने में ही की, लेकिन फिर भी वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया आज तक के लिए। अच्छा, उसके बाद आए जी हम 10th में मुझे पता है मेरे 67% मार्क्स आए थे। उस टाइम पे 60% पे फर्स्ट डिवीज़न आती थी, तो मेरे आए थे 67% मार्क्स। और उसके बाद आई हूँ जी मैं 11th और 12th में। तो 11th 12th में भी मेरे पास ज्योग्राफी थी। 12th मैंने 65% से पास किया था। उस टाइम भी फर्स्ट डिवीज़न थी हालांकि, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब 12th का रिजल्ट आया था तो मैं एक हफ्ते तक रोई थी, एक हफ्ते तक लगातार रोई थी। तब डेली का यही काम हो रहा था कि बस बिस्तर में पड़ जाना और रोना। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मार्क्स गिने हुए थे 350, 500 में से मार्क्स थे 350 मैंने गिने हुए थे और मेरे मार्क्स आए थे 325। तो मैं एक हफ्ता इस चीज़ के लिए रोई थी कि मेरे 25 मार्क्स एक्स्ट्रा कट गए। और उन चीज़ों को आज सोच के मुझे हंसी आती है। भाई जितना मैंने मेहनत की थी उतनी तो आएंगे ना, लेकिन मतलब उस टाइम पे मैं लगी हुई हूँ, नहीं ये 25 मार्क्स मेरे कम है, इतने ही आने थे, मैंने तो इतने ही जोड़े थे। हम सब जोड़ते थे ना घर आके कि भाई इतने मार्क्स आए हैं हमारे, ऐसा हमने एग्जाम दिया है और इतने मार्क्स आए। तो इस तरह से मैंने भी जोड़े थे और मैं एक हफ्ते तक रोई थी। और जब मैं 12th में मैं अपना रिजल्ट लेने गई थी तो वो मेरे लिए सबसे दुखी दिन था। दुखी इसलिए, हालांकि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, लेकिन दुखी इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। घर वालों ने पहले ही बोला हुआ था कि 12th के बाद हम नहीं पढ़ाएंगे। तो सब लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि वो उस कॉलेज में जाएंगी, वो उस कॉलेज में जाएंगी, ये सब्जेक्ट लेंगी, वो सब। और मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा दुखी क्योंकि मुझे पता था घर वाले अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों घर आके मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, सबके सामने अपनी बात रखी और कुछ टीचर्स ने भी मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरे घर वालों को समझाया तो वो खैर किसी तरह से तैयार हो गए और मेरी कॉलेज की पढ़ाई वहाँ से शुरू हुई। और मैं पहली लड़की थी, मतलब पहला बच्चा समझ लीजिए, लड़की या लड़का में पहला बच्चा मैं अपने इस घर का जो कॉलेज गई, पहली लड़की थी जो कॉलेज गई और एक कोएड कॉलेज गई, यानी कि वो लड़के लड़कियों दोनों का इकट्ठा कॉलेज था, वहाँ पे गई। और उसी दौरान 2000 का साल था, 1990 मतलब 1999 में मैंने 12th पास आउट किया था और बीए फर्स्ट ईयर में मैं आई थी। लेकिन सन 2020 मार्च सन 2000 होली का दिन था, उस दिन रंग वाली होली का, पापा चले गए थे, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मैंने अपने होली वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि क्यों मैं होली नहीं मनाती हूँ। उसके जस्ट एक हफ्ते बाद ही मेरा प्रैक्टिकल था, मैंने प्रैक्टिकल भी दिया अपना। तो पापा चले गए थे और उसके बाद से ही मेरी शादी की बातें होने लगी थी कि भाई शादी करनी है, हम 4 बहनें हैं, जैसे कि भाई जैसे होता है ना कि पापा नहीं रहे तो अब लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं सब मिलके। तो इसीलिए मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी। मैं बीए सेकेंड ईयर में थी जब मेरी शादी हो गई थी, मतलब बीए फर्स्ट ईयर के मैंने एग्ज़ाम दे लिए थे और बीए सेकेंड ईयर में थी जब मेरी शादी हो गई थी। तो बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम और थर्ड ईयर मैंने शादी के बाद किया। कॉलेज में भी मेरे पास यही सब्जेक्ट्स थे, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी। और कॉलेज लाइफ हमने बहुत अच्छे से एंजॉय की, आज तक भी याद आते हैं वो 3 साल कॉलेज के। अच्छे से खूब पढ़ाई की, मन लगा के, जो थोड़ी मौज मस्ती होती है कॉलेज की वो भी की, कॉम्पिटिशन्स में हिस्से लिए, अच्छे ग्रेड्स हासिल किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन भी आई, कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड, इस तरह से। लेकिन जब मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था तो तब भी मैं बहुत रोई थी क्योंकि पहली बार मेरे रिजल्ट पे सेकंड डिवीज़न लिखा गया था। थर्ड ईयर में जैसे सेकंड ईयर में जैसे मैंने बताया शादी हो गई थी, उसके बाद थोड़ा सा पता नहीं अपने आप ही परफॉर्मेंस डाउन हुआ क्योंकि मैं कॉलेज से दूर रही, रेगुलर पढ़ नहीं पाई, तो थोड़ा सा मेरा परफॉर्मेंस डाउन हुआ। और कॉलेज की जो मेरी मार्कशीट आई थर्ड ईयर की फाइनल, उस पर लिखा हुआ था पास्ड बाय सेकंड डिवीज़न। तो उसको देख के भी मैं बहुत रोई थी कि मतलब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई है, मैं हमेशा से फर्स्ट डिवीज़न लाती रही हूँ और जब आज मेरी पढ़ाई ख़त्म हो रही है तो सेकेंड डिवीज़न आ गई। खैर चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता रहता है लाइफ में। और थर्ड ईयर मेरा हो चुका था,
2002 में मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका था। अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और घर पे भी सब बोल रहे थे कि आप लोगों को अब फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तो तब हमने ट्राई किया और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी 2003 में, 2003 मार्च में। हाँ, 2003 मार्च में मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उस दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे और मैं पहली बार ट्रिपलेट्स से प्रेग्नेंट थी, यानी कि 3 बच्चे थे पहली प्रेगनेंसी में। और हम उनसे कंटिन्यू भी करना चाहते थे हालांकि, लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ हेल्थ कंडीशंस बताई और डॉक्टर ने बताया कि शायद मे भी हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो प्रेगनेंसी मुझे अबॉर्ट करानी पड़ी थी। उसके 6 महीने बाद मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई थी और 16 अप्रैल 2004 को मेरा बेटा पैदा हुआ था। मेरा बेटा हुआ था राम, और इसका ये नाम मैंने पहले से ही सोचा हुआ था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने 2 नाम सोचे थे, राम और खुशी, और कि बेटी हुई तो खुशी रखूंगी, बेटा हुआ तो राम रखूंगी। तो बेटा हुआ तो इसलिए मैंने उसका नाम राम रखा। और राम मुझे सर्जरी से हुआ था, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, इसलिए राम मुझे सर्जरी से हुआ था। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं बातें करती जा रही हूँ, देखती हूँ कितनी इसको एडिट कर पाऊंगी। और जब शादी हुई थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ भोपाल चली गई थी। पहली बार था कि मैं किसी ऐसे सिटी में, मतलब अपने शहर से बाहर गई थी। पहली बार मैं ट्रेन में बैठी थी, उससे पहले कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी थी मैं, क्योंकि कहीं इतना आना जाना था नहीं मेरा, इतनी ज़्यादा आती जाती नहीं थी मैं, कहीं आसपास ही आना जाना था, तो वहाँ पे ट्रेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और शादी के बाद जब मैं पहली बार भोपाल गई थी तो पहली बार था कि मैं ट्रेन में बैठी थी। और फिर 2004 में, जैसे कि मैंने बताया, मेरा बेटा हुआ था। तो हम भोपाल में 2000, मतलब मैं, हस्बैंड तो थोड़ा पहले से थे वहाँ पे, शायद 98 से थे हस्बैंड तो वहाँ पे, लेकिन मैं 2001 में शादी के बाद गई थी। और हम लोग फिर वहाँ से वापस आए थे 2006 जनवरी में, जनवरी के शुरुआत में ही आ गए थे। हस्बैंड को दिल्ली में जॉब का ऑफर मिल रहा था, तो हम दिल्ली आ गए थे 2006 जनवरी में। तो उस टाइम मेरा बेटा 2 साल का कंप्लीट भी नहीं था जब हम दिल्ली आ गए थे। और 2006 थोड़ा सा टफ रहा हमारे लिए, क्योंकि जैसे हस्बैंड जॉब छोड़ के वहाँ से इधर आए थे, तो थोड़ा सा टफ रहा हमारे लिए। हालांकि मैनेज कर लिया हमने। बेटे को मैंने कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल में भी भेजा था गांव, करीब 5-6 महीने वो वहाँ पे रहा। उस दौरान मैंने भी जॉब की, मैंने दिल्ली में भी जॉब की और नोएडा में भी जॉब की, लेकिन ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने फिर उसको वापस अपने पास बुला लिया था। और इस तरह से धीरे धीरे वो हो गया था 3 साल का। 2007 में मैंने उसका एडमिशन कराया था, वो पहली बार पढ़ने के लिए गया था 2007 में। और उसके बाद जैसे कि पहले तो बेटा छोटा था तो घर पे रहता था, इतना ज़्यादा काम था नहीं मेरे पास। और जैसे ही बेटे का एडमिशन हुआ उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही फ्री हो गई। वो भी स्कूल चले जाता था, हस्बैंड भी जॉब पे चले जाते थे, तो मैं क्या करूं। तो उस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो मैं घर से ही कर पाऊँ, क्योंकि जॉब तो मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे बेटे को पीछे से संभालने वाला कोई था नहीं घर पे। गाँव में से अगर मैं अपनी सासू माँ को बुलाती तो फिर गाँव में टेंशन हो जाती कि मतलब वहाँ पे संभालने वाला फिर कोई नहीं था, वो वहाँ पे संभालती थी, मैं यहाँ पे संभालती थी। फिर उसके बाद मुझे 2008 मार्च के लास्ट में 2008 में अपने हस्बैंड की कंपनी में ही जॉब मिल गई थी। जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते थे मुझे वहीं पे जॉब मिल गई थी, और एक होम बेस्ड जॉब मिल गई थी। कुछ रूटीन वर्क होता था उसमें, थोड़ा बहुत लैपटॉप वगैरह का काम होता था, वो मैं घर से ही करके दे देती थी। और मुझे अच्छे से याद है, मेरी पहली सैलरी थी 2500 रुपये। और वो जॉब मैंने 2008 से लेकर 2018 तक की। 2018 दिसंबर में मैंने वो जॉब छोड़ी थी। हम दोनों ने साथ ही छोड़ी थी, मैंने भी और हस्बैंड ने भी। और उसके बाद 2008 के बाद अगली मेमोरी है जी 2012 की, जब मेरी बेटी पैदा हुई। हालांकि इस बीच की मेमोरीज में शायद बताना भूल गई आप लोगों को। 2005 में मेरी बहन की शादी हुई थी, 2006 में और 2008 में मेरी छोटी बहनों की शादी हुई थी इस दौरान। और 2012 में 5 मार्च 2012 को मेरी बेटी हुई थी वाणी, बेटे के 8 साल बाद। राम से वो 8 साल छोटी है, तो वो भी सर्जरी से ही हुई थी। हालांकि मैंने कोशिश की थी, इसीलिए इतना गैप दिया था कि शायद नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो भी सर्जरी से ही पैदा हुई थी 2012 में। उसके बाद की मेमोरी है जी 2014 की, जब हमने पहली बार अपनी पहली गाड़ी ली थी। हमने ली थी मारुति जैन। हालांकि वो पुरानी गाड़ी थी, लेकिन हमारे लिए वो हमारी पहली गाड़ी थी, और वो बहुत ही प्राइसलेस मेमोरी है हमारी। तो वो हमने ली थी 2014 में, और सोचा भी नहीं था कभी कि हम गाड़ी अफोर्ड भी कर पाएंगे, ले भी पाएंगे, लेकिन अपनी छोटी छोटी सेविंग से हमने ले लिया 2014 में। और उसके बाद आता है जी 2015 में 7 अप्रैल को जब मेरा बर्थडे था, तो हस्बैंड हमें बाहर लेके गए थे खाना खिलाने के लिए।
और 7 अप्रैल की रात को यानी कि करीब 2:30 से 3 बजे यानी कि 8 अप्रैल लग गया था, तब गांव से फ़ोन आया था कि मेरी सासू माँ का देहांत हो गया है। तो वो मेमोरी 2015 की बहुत ही ज़्यादा टफ़ है हमारे लिए। और उस दौरान हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान रहे। आखिर उनकी माँ चली गई थी, और माँ के जाने से बड़ा दुख और कुछ नहीं होता दुनिया में। मेरा मानना ऐसा है कि माँ के जाने से बड़ा कोई दुख होता नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से वो खैर उस दौरान संभल पाए। उसके बाद 2016 में हस्बैंड का हुआ था एक्सीडेंट बाइक से, और काफ़ी सीवियर उनका एक्सीडेंट हुआ था अगस्त में। तो उनको पैर में भी चोट आई थी, हाथ में भी चोट आई थी। और उसी साल अक्टूबर 2016 में उसी साल उनको चिकनगुनिया हुआ था। तो ये मतलब 2016 का साल ऐसा हुआ कि वो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे। पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर चिकनगुनिया हुआ, और उसने उनको फिजिकली बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख दिया था। और फिर 2017 में अगस्त में हमने अपनी गाड़ी ली थी, जो अभी हमारे पास है फ़िलहाल, वैगनार। वो हमने 2017 में ली थी, वो हमने न्यू ली थी। उस टाइम पे थोड़ी बहुत सेविंग्स थी हमारे पास। फिर आता है जी 2018 मेरे लिए इसलिए यादगार है क्योंकि उस साल मेरे भाई की शादी हुई थी दिसंबर में, और अपने भाई की शादी में मैंने पहली बार लहंगा पहना था। हालांकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जो मैं शेयर करूं, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है कि मैंने लाइफ में पहली बार लहंगा पहना था, और लाइफ में पहली बार 5,000 रुपये कपड़े पे अपने लिए खर्च किए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 5,000 रुपये ज़्यादा खर्च नहीं किए, लेकिन किए, जैसे किसी गोल्ड की चीज़ पे खर्च किए हैं, लेकिन कपड़े पे 5,000 रुपये मैंने कभी भी खर्च नहीं किए एक सिंगल कपड़े पे। तो मेरे भाई की शादी में मैंने पहली बार लहंगा लिया था पूरे 5,000 रुपये का, वो मुझे याद है। और वो मेरी सबसे महंगी शॉपिंग है अब तक की। मतलब मैं 40 साल की हो गई हूँ आज, मेरी याद में वो मेरी सबसे महंगी शॉपिंग है आज तक की। ना उससे पहले कभी इतनी महंगी शॉपिंग की है, ना उसके बाद कभी की है। तो इस मामले में थोड़ी सी बजट फ्रेंडली हूँ। मैं बहुत ही बजट में शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, बहुत ही बजट में और अपनी ज़रूरत के अनुसार। जब ज़रूरत नहीं है तो नहीं करती, ज़रूरत है तो करती हूँ शॉपिंग। और उसके बाद 2018 में दिसंबर में, जैसे मैंने बताया, मेरे भाई की शादी थी। फिर 2019 में हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि हमें उनके पैर की सर्जरी करानी थी, और मई 2019 में हमने उनका ऑपरेशन कराया। वो भी हमारे पे बहुत ही टफ टाइम रहा, क्योंकि ऑपरेशन के लिए हमने सोचा था कि 3 से 4 दिन लगेंगे, हम घर आ जाएंगे अच्छे से। और मतलब कहते हैं ना कि जो प्लान करते हैं उसके हिसाब से नहीं होता कभी भी, ईश्वर का प्लान कुछ अलग ही होता है हमेशा। तो हमें करीब 1 महीना, जून का पूरा महीना हमने हॉस्पिटल में गुजारा, क्योंकि उस ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें आ गई थी। लेकिन फाइनली खैर सब ठीक हो गया था। तो 2019 इस तरह से बीता। उन्होंने करीब 2 से 3 महीने बेड रेस्ट बताया था डॉक्टर ने। हालांकि उन्होंने इतना तो किया नहीं था, 1-1.5 महीना ही उन्होंने बेड रेस्ट किया था। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने काम को देखना शुरू कर दिया था। 2020 जैसे कि आप जानते हो, कोरोना की भेंट चढ़ गया पूरा का पूरा, सभी का, हमारा क्या सभी का। लॉकडाउन हमने सब घर पे ही बिताया। लॉकडाउन के दौरान हमने ऐसा कुछ, जैसे लॉकडाउन के दौरान सब दिखा रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्टॉक करना, बहुत ज़्यादा खाना अपने घरों में लाना, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जो था सिंपल था। बल्कि लॉकडाउन के दौरान तो सही बताऊं, खाना पीना और भी ज़्यादा कम हो गया था हमारा। लॉकडाउन के दौरान मुझे याद है कि बस एक बार मैंने जलेबी तो बनाई थी घर पे कि चलो ट्राई करके देखती हूँ सब। बाकी ऐसा मैंने और कुछ भी अलग से ट्राई नहीं किया, बल्कि जो नॉर्मल दिनों में खाना बनता था उससे भी कम हो गया था। लगभग कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक ही टाइम खाना बनता था। और लॉकडाउन के दौरान हमने रामायण महाभारत खूब इंजॉय किया, सबकी तरह खूब, बिल्कुल अच्छी तरह से खूब इंजॉय किया। लॉकडाउन का जो टाइम था, हालांकि फाइनेंशियली वो टफ टाइम था हमारे लिए भी, सबके लिए, लेकिन फिर भी वो टाइम यादगार रहेगा ज़िंदगी भर। बहुत अच्छा बीता, मेरे लिए तो बहुत अच्छा बीता, मैं तो अच्छा ही कहूँगी। हालांकि वो साल बहुत से लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रहा। 2021 में भी इस तरह का ही कुछ माहौल रहा कि 2021 लगभग आधा इसी चीज़ के भेंट चढ़ गया। ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी कि जब लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहने लगी। इस तरह से 2021 भी बीता। हम फाइनेंशियली अप एंड डाउन चलते रहे, काफ़ी क्रिटिकल टाइम भी गुजारा हम लोगों ने। 2022 भी इस तरह से ही। और 2022 में, मतलब 2022 का समझ लीजिए जुलाई का महीना था, जब हमें लगा कि हाँ चलो थोड़ी बहुत अब स्टेबिलिटी होगी। तभी उसके बाद हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया, हालांकि मैं बहुत पहले से सोच रही थी इस बात को, लेकिन उसके बाद फिर हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि शालू तुम
यूट्यूब चैनल के लिए काफ़ी दिनों से कह रही हो, तो चलो अब कर लेते हैं। क्योंकि जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी 2020 में, तो मैंने वाईफाई लगवाया था घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ का कुछ इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मुझे कुछ भी टेक्निकल जानकारी नहीं थी और अभी तक भी ऐसी कोई खास जानकारी नहीं है। आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हो, ऐसी कोई हाई फाई मेरी एडिटिंग नहीं है, ऐसी कोई टॉप ऑफ द वर्ल्ड मेरी वीडियोज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादी और रियल वीडियोज़ हैं। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी यही रखा था, बी रियल बी सिंपल। और सबसे पहली वीडियो मैंने डाली थी 23 अगस्त 2022 को, और उसके बाद मतलब 1-2 वीडियो डाल के मैंने बहुत सारा गैप किया, क्योंकि वीडियोस का आइडिया ही नहीं था क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। और फिर जब होता है ना कि कोई चीज़ आती नहीं है तो चलो छोड़ दो, सीखने का जज्बा तो है लेकिन आ ही नहीं रही है तो फिर छोड़ दो आप उस चीज़ को। तो मैंने भी यही किया। तो हालांकि गलत किया था मैंने कि अगर कोई चीज़ आपको आ नहीं रही है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसको तब तक समझो जब तक समझ ना आ जाए। छोड़ना सबसे आसान ऑप्शन है, क्योंकि जब हमें कुछ करना होता है ना, तो हमें वो करना होता है, चाहे कितना भी टफ है, हमें सीखना है। लेकिन अगर हमें करना नहीं है तो सबसे आसान तरीका है छोड़ दो उस चीज़ को। और मैंने यही किया था, लेकिन मैंने गलत किया था और अब मैं अपनी वो गलती सुधार रही हूँ धीरे धीरे। और 2022 दिसंबर 27 दिसंबर 2022 लास्ट में मुझे एक और बहुत बड़ी खुशी मिली थी। मैं बुआ बनी हूँ 2022 27 दिसंबर को। मेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ है, जिसकी शादी हुई थी ना 2018 में, तो 2022 में 27 दिसंबर को उसका बेटा हुआ है और उसका नाम है राघव। 2022 में पिछले साल ही मम्मी को चोट लग गई थी मार्च में, और वो पिछले एक साल लगभग हो गया है, वो लगभग बिस्तर पर ही हैं। तो कंडीशन उनकी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और हालांकि एज भी हो गई है, लेकिन एज के साथ साथ उनको जो चोट लगी है उसने उनको बहुत ही डैमेज किया है, उनको मेंटली भी और फिजिकली भी। उनके सर में हल्की सी चोट आई है तो थोड़ा सा वो मेंटली भी डिस्टर्ब हुई हैं, फिजिकली तो खैर हो ही गई हैं डिस्टर्ब। वरना मम्मी से ही सब कुछ सीखा है हमने। जितना काम वो मतलब पिछले साल उनको चोट लगी है, चोट लगने से एक दिन पहले मतलब चोट लगने वाले दिन तक जितना काम वो करती थी, उतना तो हम इस एज में भी नहीं कर पाते। हम सब हैरान होते थे उनको देख के कि मम्मी आप कितना करती हो वाकई में। और फिर उसको देख के मुझे भी मोटिवेशन कह लो आप या इंस्पिरेशन कह लो, कुछ भी। तो मैं सोचती थी कि जब वो उस एज में इतना काम कर सकती हैं बिना थके, सबके लिए सबकी फरमाइशें पूरी करना, सबकी एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं भी ये सब फॉलो करती हूँ। ठीक है, थकावट होती है, मैं मानती हूँ, शरीर है, बीमार भी होता है, थकावट भी होती है, और शरीर को इतना ज़्यादा हावी नहीं होने देना है अपने दिल और दिमाग पर। और ये नहीं कि हल्की सी थकावट हुई तो हम लेट गए, हल्का सा बुखार हुआ तो हम लेट गए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप अपने शरीर को आराम दीजिए, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना सब आजकल करने लगे हैं कि हल्की सी थकावट हुई लेट गए। मतलब पूरा मेहनत से काम कीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं 40 साल की हो गई हूँ, और मुझे इस चीज़ को बताने में बड़ा ही प्राउड फील होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल कंप्लीट किए। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपने ज़िंदगी के 40 साल कंप्लीट कर पाते हैं या इस एज तक आ पाते हैं। बहुत से लोग तो इस एज तक आने से पहले ही इस दुनिया को विदा कर जाते हैं, इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। मैं अपनी उम्र कभी भी घटाना या बढ़ाना नहीं चाहती। ना ही मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं 41 की हूँ, और ना ही मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं 39 की हूँ। मैं 40 साल की हूँ और 40 साल की ही लगना भी चाहती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है 40 साल की उम्र में 25 या 30 का लगने का, या फिर कुछ इस तरह के मेकअप करने का, या कुछ इस तरह से अपने आप को ढाल के रखने का कि मैं 25 से 30 की लगूं। और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट भी बहुत ही बेकार लगता है। जैसे सब हो सकता है कि बहुत से लोग इस चीज़ से खुश होते हों कि आप 40 के हो, अरे लगते तो बिल्कुल भी नहीं हो, आप तो बस मुश्किल से 30 के लगते हो। 40 के हो गए तो उसका मतलब मैंने ये नहीं कह दिया कि बस अब बिल्कुल आप सीरियस हो जाओ, आप 40 के हो गए हो, उम्र बढ़ गई है, ये नहीं, कुछ भी नहीं। में आज भी उतना ही बचपना है जितना आज से 20 साल पहले था। यानी कि शादी के टाइम, हमारी शादी को 22 साल हो चुके हैं। अभी फरवरी में 13 फरवरी को मेरी शादी की सालगिरह थी, तो हम लोगों ने 22 साल कंप्लीट किए हैं साथ में। अभी भी हम लोगों में उतना ही बचपना है। एक तो सबसे बड़ा बच्चा होना घर में, उसके बाद जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जिनकी वजह से मैच्योरिटी आ गई,
और उन घटनाओं की वजह से भी नहीं, हम शुरू से ही मैच्योर थे, सभी भाई बहन, सिर्फ मैं ही नहीं, सभी भाई बहन हम शुरू से ही मैच्योर थे। तो ये कोई ठप्पा नहीं है कि आप इस एज में जाके मैच्योर होगे और इस एज में आपके अंदर बचपना रहेगा। मेरे अंदर उतनी ही मैच्योरिटी 15 साल की उम्र में भी थी, आज उससे ज़्यादा कहीं बढ़ गई है। उतना ही बचपना 15 साल की उम्र में भी था, 20 साल की उम्र में भी था, वो आज भी है। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहिए हम सबको, बचपना और मैच्योरिटी हमेशा से। देखिए, जो इस एज में है, जरूरी नहीं है कि आप 20 साल की उम्र में बचपना ही दिखाओगे। बहुत से ऐसे हैं कि 20 से 25 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में इतने मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं कि जितने हम और आप भी नहीं होंगे। और बहुत से ऐसे हैं कि जो 35-40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में भी समझ नहीं करते बिल्कुल भी। हैं, ऐसे भी हैं, वाकई में हैं। मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी ही उम्र के हैं, और उनकी हरकतें देखूं, मतलब उनकी बातें सुनूं, उनके विचार सुनूं, तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ये इस एज में आ चुके हैं। ये 40-41 साल की एज में हैं और ये इनके विचार हैं। ये विचार तो शायद 20-25 साल के बच्चों के भी नहीं होते। तो मैच्योरिटी का, बचपने का, खुश रहने का, हंसने का एज से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप मैच्योर हो तो आप 20 साल की उम्र में भी रह सकते हो, 40 साल की उम्र में भी रह सकते हो। और इस एज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और आगे लाइफ जीने की बहुत अच्छी उम्मीद है। आप बहुत सारी चीज़ों से पास आउट हो चुके हो, आपने बहुत सारी स्ट्रगल्स देख लिए हैं अपनी लाइफ में और आगे स्ट्रगल करने के लिए आप मजबूत हो चुके हो। मैं तो कम से कम हो चुकी हूँ। काफ़ी स्ट्रगल के रहे हैं पिछले करीब 5 साल हमारी फैमिली के लिए। और शुरुआत में जब वो स्ट्रगल हमें करने पड़ रहे थे, अभी भी करने पड़ रहे हैं हालांकि, तो शुरुआत में हम लोग जैसे कहते हैं ना कि बौखला जाते हैं उस चीज़ से। एकदम से वो चीज़ आपके आके पड़ती है कि पता नहीं भाई क्या हो गया, कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे नहीं। लेकिन अब जाके प्रॉब्लम्स वही हैं, उतनी ही हैं, कम नहीं हुई हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड बदल गया है उनके लिए। प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, स्वीकार करो, सबसे पहली बात है उसको एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम्स हैं, हाँ प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन ढूंढना है, शांत दिमाग से ढूंढना है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी देखते हैं क्या करना है। तो ये वाला एटीट्यूड अब आ गया है। प्रॉब्लम्स का रोना नहीं है बिल्कुल भी कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बस रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। हम मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं बिना किसी उम्मीद के कि ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। अच्छे के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। टाइम है, गुजर जाएगा, हमेशा गुजर जाता है। यही सबसे बड़ी खूबी है टाइम की कि वो रुकता कभी नहीं है, या अच्छा हो या बुरा, हमेशा चला जाता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बहुत ही खुशी होती है कि सारी कमियों के बावजूद भी आज हम खुश हैं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं अपनी प्लस चीज़ें गिनती हूँ, अपने प्लस पॉइंट्स गिनती हूँ। प्लस पॉइंट्स मतलब कि जो मेरे पास है, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, वाकई में मैंने अपने ऊपर झेली हैं ये बातें, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और ज़्यादा बातें मैं नहीं करती, बाकी बातें करूँगी बाद में। तो मैंने अपने गिफ्ट्स दिखा दिए आपको, थोड़े बहुत जो मुझे मिले हैं, और इस तरह से मैंने आज का दिन बिताया अपना। अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे लग रहा है हस्बैंड भी आ गए हैं बाहर, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला है क्योंकि मैं गेट बंद करके वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलती हूँ और बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियोज़। आज मैंने 3 वीडियो शूट की हैं और डे बाय डे आप तक पहुँचाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो बताइएगा, मैं फिर से इसी तरह की वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा। चलती हूँ और मिलूंगी आपसे दोबारा।